अच्छा, इसमें हमारे पास ना मेमो भी आ जाता है और HSG, ये हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, और ज्यादातर इसमें कोई ना कोई अल्ट्रासाउंड दिखा देते हैं, टेस्टिकुलर या गायनी का या ऑप्स का कोई भी। और इसमें न्यूक्लियर भी आ सकता है, इसमें हर चीज आ सकती है। इसका केस नंबर 1 प्लीज कोई ले ले। डॉक्टर अहमद प्लीज आप सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। Okay, I've been provided with control. I've been provided with the CT scan of the pelvis, axial thoracic, and sagittal images, uh, in which I can appreciate. Uh, I can appreciate that uh, there is there's a well defined but irregular marginated fluid attenuation lesion is noted, which is involving the uterine cavity, and which is and it is in the surgical images. I can appreciate that this is extending into the cervical canal. Um, However, no septations or calcifications are noted, with mild perinephric fat straining, and however, no pelvic ascites are appreciated. A few pelvic lymph nodes are also appreciated. So, uh, okay. हम्म, अच्छा, मुझे इसमें एक्चुअली डायग्नोसिस नहीं समझ आ रहा कि ये क्या आ रहा है इसके अंदर. Is there any specific history of the patient? Okay, actually, I won't be ये able उसी to read पेशेंट का MRI. है MR। जी जी, बिल्कुल ये उसी का है। I won't be able to read MRI. I'm CPS candidate. ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको सिटी पे भी मतलब पता होना चाहिए, और आपने ना एग्जैक्टली ये पूछना नहीं है कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, आपने ना उसको खुद से Okay, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके okay, पास एक फ्लूइड एटेन्युएशन एरिया आ रहा है, ये एंडोमेट्रियल कैविटी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो बिल्कुल. सकता है? कोई भी ऐसी चीज है जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों चीजों को इन्वॉल्व करी है। इसकी लोकेशन क्या है? टिपिकली एंटीरियर लोअर वो है। इसमें हम अगला जो बात करनी चाहिए ना हमें, वो ये करनी चाहिए, आई विल कोरिलेट विद एनी हिस्ट्री ऑफ रिसेंट जो कोई सी सेक्शन अभी हुआ हो, सी सेक्शन हुआ हो, ठीक है। और इसमें ये स्कार डेहिसेंस का केस था, ठीक है। उसमें उन्होंने ओके. मेरे, हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे जब MR दिखाया, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इसमें एक्सिस स्लाइसिस पे थे सारा कुछ, और ये सब कुछ ना ब्लैडर तक आया हुआ था, तो मुझे लग रहा था फिस्टुला ना हो, लेकिन वो फिस्टुला नहीं था। उसमें जब मैंने हिस्ट्री का पूछा तो उन्होंने कहा यस देयर इज एन हिस्ट्री, और मैंने फिर बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ये बताएं कि यूट्राइन रप्चर और स्कार डेहिसेंस में आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे रेडियोलॉजिकली। हम्म. Logically, नहीं, मुझे नहीं पता. इसमें जो एक तो हमारे पास लोकेशन बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, दूसरा ये कि उसकी जो हिस्ट्री होगी हमारे पास वो टिपिकल होगी। अगर हमारे पास रप्चर होगा तो वो हमारे पास एक्यूट पेन के साथ आएगी पेशेंट, ठीक है। उसमें बहुत रीसेंट हिस्ट्री होगी, स्टार्ड हिस्ट्री में हमारे पास बहुत एक्यूट हिस्ट्री नहीं होती। अच्छा, उसके डाई हैंड्रेड हम्म. केस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें ना जो सीरोजल लेयर होती है ना वो इंटेक्ट होती है। जो डेहिसेंस होता है इसमें, अगर आपको नजर आ रही हो ना ये ऊपर वाली लेयर मायोमेट्रियम की, ये बिल्कुल इंटेक्ट है, हम्म. ठीक है। रप्चर में हमारे पास ये जो है वो रप्चर हो जाती है, थ्रू एंड थ्रू टीयर होता है उसको हम कहते हैं, और उसमें आसपास सारा फ्री फ्लूइड और चीजें आ रही होती हैं, उसमें क्लियर कट इतना कुछ भी नहीं पड़ा बिल्कुल होता। रहेंगे, साइटें रहेंगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, हाँ, बिल्कुल. तो इसलिए ये क्या है? ये स्कार डेहिसेंस है। ओके. अच्छा, नेक्स्ट केस ले लें प्लीज। मैं ही अटेम्प्ट कर लूँ ये? जी हेलो. जी जी, प्लीज कोई भी अटेम्प्ट कर ले। ओके, मैं ही अटेम्प्ट कर लूँ, मैडम? हाँ जी हाँ जी। ओके. I've been provided with a mammogram of a patient, female patient, 64 years old, uh, a CC view, and CC view and of and
सीसीबी एमएल व्यू, तो सब पार्ट नजर आ रहा है लेकिन ज्यादा नहीं है ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट, in which I can appreciate that there is a there's a there's a well ill-defined radio peak density is noted, involving the upper and the posterior compartment of the breast, with mild architectural distortion is also noted, and the calcifications are also appreciated in this said lesion. Um, in the said lesion, however, no soft tissue swelling is noted, and no nipple retraction can be appreciated in the lesion. And okay, so okay, is there any palpable lump on the breast examination of the patient? आपने ना इसको बस फाइनल करना है, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं उसके Mhm. बेस पे, और आपने ये बताना है आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगी। और Okay. जी। ठीक है. Okay. Okay. Is there any okay history में कोई trauma की history तो नहीं है मैडम? नो, देयर इज नो एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। Okay. Okay. So according to the age of the patient, according to the age of the patient, I will most likely I will consider this as the any suspicious lesion or malignant lesion. Uh, so next, and I will give this lesion. Uh, and next, I will like to see more views of the mammography if available, and and I can do the ultrasound of the patient for further confirmation. ओके। Mm. ठीक है, इसमें उन्होंने यही कहा था कि इसमें बायरेट्स बताएं आपको, उसमें इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉफिक सी कैल्सिफिकेशन नहीं थी, थोड़ी सी थी, उसमें मैंने उसको 4A बनाया था, और उसके बाद उसकी जो भी नॉर्मल होती है उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसका मेटास्टैटिक वर्कअप क्या होता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम Mm. इसकी क्या करते हैं, वो करते हैं बायोप्सी करेंगे हम So that इसकी, is that. ट्रू कट करेंगे या एफएनएसी करेंगे। मैंने उनसे कहा था कि ट्रू कट करेंगे अगर फिजिबल है हमारे पास, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हैं हम इसमें, और इस तरह के जनरल से क्वेश्चंस पूछे थे। और उसके बाद उन्होंने डिफरेंस पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस इन 4C एंड 5। उसके उन्होंने फीचर्स वर्बली पूछे थे मुझसे, ऐसा वो नहीं पूछा था कि उसको हम मतलब वहां पर Mm. इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई थी कि उसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे या कुछ। तो उसमें जो है इल Mm. डिफाइंड होता है, स्पेकुलेटेड मार्जिन होते हैं, छोटी सी So that कैल्सिफिकेशन होती है ये is वो, लेकिन फिर भी उसमें अगर लिम्फ नोड्स हमारे पास सही से असेसेबल ना हो तो उसमें वो जो केस वहां पर था वहां पर सही से असेसेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि आप ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखें और आप उसकी एफएनएसी कर लें और ये कर लें। ये उन्होंने डेफिनेट डायग्नोसिस बताया था कि आपने उसके वर्कअप में क्या कराना है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी एंड एफएनए ऑफ लिम्फ नोड इन द एक्जिला। जी, लेकिन मैडम ये जो हमेशा सेकंड ये व्यू है, जी, ये सेकंड व्यू मैडम ये सीसी व्यू है कि एमएल अभी तक प्रॉपर तो नजर नहीं आ रहा इसके अंदर पीछे से. ये मुझे तो ये भी एमएलओ व्यू सीसी. लग रहा है, ये गूगल का इमेज है, मुझे ये थोड़ा सा जो फर्स्ट वाला है वो मुझे एमएलओ लग रहा है, जो सेकंड वाला है वो मुझे सीसी लग रहा है, पता नहीं, लेकिन मैं आपको ना ये कंफर्म करके बताती हूँ, क्योंकि ये ना ओके. इमेज गूगल का है। मैं इसकी जो नीचे वाली डिस्क्रिप्शन है ना वो देख के अभी आपको बता देती हूँ इसकी। लेकिन मेटास्टैटिक वर्कअप जो है वो उन्होंने पूछा था कि आपके डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, उसके लिए हम सीटी करेंगे, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट करेंगे, और एमआर करने की उन्होंने कहा जरूरत है, मैंने कहा कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट केस था, प्लीज ये कोई बता दे, बस जल्दी जल्दी से बता दें, डॉक्टर इफ्रा बता दें या आप ही बता दें बेशक। I've been provided with X-ray, lower limbs, hip joint, and bilateral femora, whereby I can appreciate that there is expansion of the metaphyseal ends of the both bones, both femora, along with multiple sclerotic radiodense bands in the metaphyseal region. There are multiple fractures with callus formations within multiple fractures with callus formation, and bony outgrowths are also seen from the distal metaphyseal ends. Along with that, there is coxa deformity of the bilateral femoral heads, giving a curved shepherd crook like deformity. Keeping and bone density seems to be
um, reduced. There is reduced bone density with thinning of the cortices, and there is pencil thin lining of the epiphysis. Okay. Um, as this is an immature skeleton, um, keeping in view these findings, I would keep the diagnosis of. I'm kind of confused. uh, जो इसका मतलब है कि अंडर ट्यूबुलेटेड है बोन. So this could be osteogenesis imperfecta, uh, or this could be a case of rickets with on calcium या bisphosphonate therapy, which is giving these lines. So these two would be my differentials: osteogenesis imperfecta and rickets. ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की बाकी उन्होंने मुझसे पैथोफिजियोलॉजी पूछी थी कि वो क्या होती है। अच्छा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. मैडम, उसमें जो आपकी कोलेजन जीन होती है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, कोले 1 कोले 2 का शायद. और उसकी वजह से फिर ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है. प्रॉपर कोलेजन नहीं बनता, डेपोजिशन नहीं होती बोन में. और जो बोन्स होती हैं वो अंडर मिनरलाइज्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मेलिएबल डक्टाइल बोन्स होती हैं. और उसकी फिर आगे फर्दर 12-13 टाइप्स हैं. लेकिन हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट सरवाइव करके आता है वो ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा 1 का और 4 का आता है. और उन दोनों के अंदर अगर डिफरेंशिएट करना हो तो वो सक्लेरा के कलर और डेफनेस की बेसिस पे हम करते हैं. जो 2 वाला पेरिनेटल होता है, वो मतलब बर्थ उसकी हो जाती है लेकिन शुरू के 1-2 सालों के अंदर ही वो डेथ हो जाती है ऐसे बच्चों की. और 3 वाला जो होता है वो उसकी विद इन द वूम भी डेथ डेथ हो जाती है ऐसे बच्चों की. तो जो अब ये वाला जो बच्चा हमारे पास आया, ये इम्परफेक्ट टाइप 1 होगा या टाइप 4 होगा. फिर हम इसका पूरा वर्कअप करेंगे, डेफनेस वाली चीजें देखेंगे, कॉर्नियल कलर देखेंगे. उसके बेसिस पे हम फिर इसको फर्दर सब टाइप कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है. ठीक है, इसमें आप मुझे ये बताएं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कौन कौन से सिस्टम्स या कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, जो कोलेजन आप बता रही होती है, कोलेजन टाइप 1। मैडम, क्योंकि कोलेजन की डेपोजिशन तो आपके काफी सारे सॉफ्ट टिश्यू में होती है. तो आपके आईज इन्वॉल्व होंगी, ईयर इन्वॉल्व होंगे, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होगा, आपकी स्किन सबकुटेनियस टिश्यू, ये सारे ये भी इन्वॉल्व होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, इसमें डेंटिन होता है जो हमारा टीथ का होता है, हाँ, टीथ स्क्लेरा। का एनिमल, हाँ. बिल्कुल स्क्लेरा, बिल्कुल, जी जी. ठीक है, स्क्लेरा, हम्म. लिगामेंट्स, बोन्स, ब्लड वेसल्स एंड स्किन, ये वाली चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, हो गया. ये अटेम्प्ट कर लें प्लीज। I'm provided with multiple images of MRI brain in a pediatric age group patient. These are the T1 and T2 weighted images as sagittal, axial, and the axial images. I can appreciate that there is cystic dilatation of the fourth ventricle is appreciated with this dilatation of the posterior fossa appreciated with the large cystic lesion which is communicating with the fourth ventricle. There is a Vermean agenesis appreciated, and the ventricles are not dilated. Gray white matter differentiation is appropriate for this age group. Now I'm looking for the corpus callosum. I can appreciate that corpus callosum is well formed. There is no signs of the basilar invagination appreciated. Both the globes appears unremarkable. On the basis of these findings, I will give the diagnosis of Dandy Walker malformation. It could be Dandy Walker variant, but Dandy Walker variant, the posterior fossa is not, the posterior fossa is small, and it is not Carey malformation because in the Carey malformation there is not any cystic dilatation, and there is not any. So my sorry, मेरा बेबी बहुत तंग है तो के नहीं नहीं, मेरा कोई Dandy बात नहीं, Walker नहीं नहीं, कोई बात malformation ही है इसका diagnosis. नहीं। ठीक है, इसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस क्यों होता है, वाई नॉट नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। Sorry, question repeat कर दें. उन्होंने कहा था कि इसमें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस क्यों होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग क्यों नहीं होता। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन का सोर्स नहीं है ना, इसलिए इसमें नॉन कम्युनिकेटिंग है. तो कम्युनिकेट करो तो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ एक सिस्टिक लीजन की कम्युनिकेशन होती है. ठीक है,
ठीक है, यही वो पूछना चाह रही थी कि जो सेल्वियन एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस होती है वो, और इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो उन्होंने पूछे थे, और बाकी एसोसिएटेड फाइंडिंग्स पूछी थी, जो साथ कार्पस कैलोसम नहीं होता, और इस तरह के जो फीचर्स हैं, या फिर इनका प्रोग्नोसिस पूछा था कि किस तरह का होता है। बस इस तरह के थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे वो पूछे थे उन्होंने। इसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको प्लीज अगर कोई सॉल्व कर ले तो। फ्रंटल प्रोजेक्शन ही दिखाया था उन्होंने मुझे पहले इसका। डॉक्टर इफ्रा, आप अटेम्प्ट कर लें इसको। जी मैडम, कुछ लोग ना मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हो नहीं रही ज्वाइन, तो काइंडली वो देख लें। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आई ठीक बीन है। presented with a contrast study, frontal projection AP view, whereby I can see that contrast is given uh, एक मिनट via rectal tube into the rectum and via हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से रेक्टल ट्यूब ये है. However, it seems like that there has been an anastomosis या पाउच फॉर्मेशन कोई इन्होंने यहाँ की हुई है. ये जिस तरह की इसके आ रहे हैं ना, जो टेक्सचर इसका आ रहा है, या जिस तरह की म्यूकोजल आउटलाइनिंग है, वो रेक्टम जैसी नहीं लग रही. तो मोस्ट लाइकली देर इज सम रिकंस्ट्रक्शन या रेक्टल एक्सीजन के बाद कोई एनास्टोमोसिस लगाई हुई, कोई जे पाउच, या जो ठीक है, इस तरह ठीक कोई है, मेरी स्मॉल बात गट को सुनो। लगा देता है. मेरी बात सुनो, ये ना ल्यूपोग्राम है, एक तरह से समझो कि ये लूप फॉर्मेशन हुई हुई है। उसके अलावा जो पैथोलॉजी है ना, वो इन सब के अलावा है। आप उसको इग्नोर कर दो कि कॉन्ट्रास्ट आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। मतलब मैं कंट्रास्ट को देखूं ना, बाकी स्केलेटन में पैथोलॉजी बताऊं? नहीं नहीं, प्लीज आप ये नहीं देखो कि स्टडी कौन सी है, और कॉन्ट्रास्ट जो है वो वहां तक जाके क्यों, मतलब कोई स्टोमा स्टोमा है इसका, इसके अलावा बताएं क्या बात है। मैडम, मुझे लग रहा है कि शायद इसकी मैल रोटेशन है, क्योंकि जो सिग्मोइड टेक ऑफ है, इट इज ऑन द राइट साइड इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द लेफ्ट. सिग्मोइड को टेक ऑफ करके लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए. ठीक है, इसमें कोई और फाइंडिंग आपको नजर आ रही है, कोई इंसिडेंटल या कोई वैसे? मैं देखती हूँ. आई एम लुकिंग एट द बोन्स. They appear unremarkable. There is no sacral regression. L5 lumbar vertebra appears slightly abnormal to me, and rest of the iliac bones and rest of the bones appear normal. ठीक है, ठीक है, अब और पेल्विस के अंदर गट लूप्स भी ऊपर जो है वो अनरिमार्केबल लग रहे हैं. थोड़े से मुझे कोलिलिथियासिस नजर आ रही है ठीक है, पेरिफेरी ऑफ द फेलन के ऊपर. ठीक इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई फाइंडिंग नहीं है. ठीक है, आपने इसका क्या जो फेमरल डायग्नोसिस? हेड्स हैं वो, जो फेमरल नेक है वो थोड़ी सी शॉर्ट एंड लग रही है मुझे. बायलैटरली हेड्स हैं वो नॉर्मल है. ठीक है, वो रोटेशन की वजह से। आप ये बताओ कि आपने क्या डायग्नोसिस बनाया है इसका। मैडम, मुझे तो ये मेल रोटेटेड ही लग रहा है कि ये मेल रोटेशन है शायद, और मुझे ठीक है, कुछ आप समझ नहीं आ कुछ रहा. कुछ और करवाना चाहोगे, कुछ और टेस्ट, कोई और चीजें या कुछ भी? malrotation के लिए ओके, malrotation के लिए वी कैन गो फॉर अ बेरियम मील एंड फॉलो थ्रू. और उसमें हम स्मॉल गट और लार्ज गट का जो रिलेशन विद ईच अदर है उसको देख सकते हैं. और साथ हम जो एसोसिएशन होती हैं मैल रोटेशन के साथ, उनको रूल आउट करेंगे. और कोई अगर इसको ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स हैं, तो कोई चले मैं आप वॉल्विनस वगैरह को रूल आउट चले मैं करेंगे, आपको लिगामेंट्स हिंट को. देती हूँ। मैं आपको हिंट देती हूँ, इसमें सारा वर्कअप ज़ाहिर है हुआ होगा, उसके बाद सर्जरी हुई है, चीजें हुई हैं। इसमें मेलरोटेशन नहीं थी, इसके अलावा कुछ? हम्म. कुछ और व्यू देखना चाहेंगे आप? ओके मैडम, दिखा दें. लेट ओके, लेटरल व्यू है. और ओके. ओके मैडम, आप कह रही हैं कि लूपोग्राम हुआ हुआ है? आप उस बात को छोड़ें, पर रेक्टल कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रा वो पैथोलॉजी है वो इसके अलावा है, बिल्कुल सेम। इसी तरह ठीक मैं है. भी देर एक इज मैं भी ट्रिप हो साइमल्टेनियस. गई थी, लेकिन ना एक बात मैं आपको बताती हूँ, एमएसके और वीमेन इमेजिंग के उस पे मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह से सीखी थी कि एग्जामिनर्स चाहते हैं कि आप उससे लेटरल व्यू मांगे।
जो भी स्टडी हो, अगर ठीक पॉसिबल है। है तो आप उसे मांगे, स्पेशली जो पेल्विस की होती है ना, जिसमें हमारे पास एमसीयूजी या हमारे पास रेक्टम या इस तरह की कोई भी चीज होती है जिसमें हमारे पास किसी भी फिस्टुलस कम्युनिकेशन का जरा सा भी चांस होता है, यू मस्ट आस्क फॉर ठीक। लेटरल फिल्म। ठीक है। इसमें अब अगर ओके मैडम, आपको ओके ना ओके ये ओके। डबल डेंसिटी हाँ, नजर आ बाबा रही मुझे नजर आ गया, अब नजर आ गया। देयर इज साइमल्टेनियस opacification of a smooth pear like structure anterior to the rectum, which signifies the presence of a fistula. If this is a female patient, this is most likely a rectovaginal fistula, and if this is a male patient, then it can be a rectovesical fistula. ठीक है, इसमें यही ट्रिक था कि वो चाह रही थी कि मैं उसका लेटरल व्यू मांगू, और वो मैंने नहीं मांगा, और उस पे वो थोड़ा सा एनॉय हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको फ्रंटल पर ही इसकी डबल डेंसिटी नजर आ जानी चाहिए। उसमें बहुत सटल थी, बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, और इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम जाया कर चुकी थी, उन्होंने थोड़ा सा डांटा भी था कि तुम जल्दी करो। अच्छा प्लीज ये वाला केस कर लें। इसका ये समझ नहीं आ रही थी कि ये ट्यूब जो है वो रेक्टम में किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ, जैसे वो मेरा ज्यादा पेट। ध्यान इसी तरफ था कि कोई पोस्ट सर्जिकल चीज दिखा रहे हैं, रेक्टल ट्यूब है कोई। मैं इस तरह सोचती रही उस तरफ से। ठीक है। बिल्कुल सेम इस तरह का यहाँ पर तो थोड़ी सी साइड पे नजर आ रही है ना मुझे, यहाँ पर ये राइट साइड पे नजर आ रही है, वहां नहीं नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था आपने डबल डेंसिटी बहुत ध्यान से देखनी होती है, आइदर इट इज एमसीयूजी सिस्टोग्राम कुछ भी, उसमें अगर आपको जरा सी भी नजर आ रही है तो आपको लेटरल व्यू देखना चाहिए। वाई नॉट यू और ये आस्क। बेसिकली वजाइना से कंट्रास्ट लीक होके सारा जो नीचे है ये सारा सोक्ड मेरे तो ख्याल कंट्रास्ट से है ये जो रेक्टम में ही दिया हुआ है, रेक्टम में ट्यूब जा रही है, देखो बैक साइड से। ये रेक्ट बैक साइड से। हाँ, और आगे जब वो जैसे कॉन्ट्रास्ट ऊपर गया है तो फिर उसने साइमल्टेनियस आगे स्पेसिफिकेशन कराई हुई है वेजाइनल उसकी। ठीक है। मैडम, जो आपका केस था वो लूपोग्राम था विद इम्परफोरेट एनस और इस साथ इस फिस्टुला, ये वो बात पे इसी तो तरह रेक्टल ट्यूब वाला था? यार इस पे तो बात ही नहीं हुई थी, मैं इधर उधर फिरती रही हूँ, मैंने सारी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स भी बता दी, मैंने उन्हें रेक्टोसिग्मोइड का वो बताया था, नर्विंग बताई थी इस फिल्म पे, मतलब तकरीबन इस तरह की थी उसमें, ये वाली डेंसिटी तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रही थी, और मैंने उनको ये बताई थी कि ये नर्विंग हुई हुई है, और कोई मैं इसकी कोलोनोस्कोपी, और मैं इधर चली गई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये फिल्म मेरी ऑफ कोर्स बहुत बुरी हुई थी, लेकिन हर चीज जो बाकी सब छोड़ के उन्होंने, मैं जो भी बोल रही थी उन्होंने कहा था इसके अलावा सोचो, इसके अलावा सोचो। तो उसके बाद फिर ये था कि तुम मुझसे लेटरल क्यों नहीं मांग रही, मैंने उनसे मांगा तो डबल डेंसिटी थी, उन्होंने कहा ये तुम्हें उस पर ही पता चल जानी चाहिए थी। अब पता चल गया डायग्नोसिस, मैंने कहा मैडम ये रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, उन्होंने फिल्म उतार दी थी विदाउट सेइंग एनी अदर वर्ड। मैडम, ये नहीं समझ आती कहाँ मांगे कहाँ नहीं। कुछ लोग कहते हैं मांगो, इस बात नहीं पे नहीं नहीं गुस्से नहीं। होते हैं। कुछ लोगों से मांग लो तो वो नहीं फिर इसलिए गुस्से होना नहीं, शुरू हो आपसे जाते हैं। एमएसके में आपने जरूर मांगनी है। ठीक है। ट्रॉमा है, अगर आपको सामने नजर आ रहा है फ्रैक्चर है, तब भी आपने मांगनी है। आपको नहीं पता कि वो ऑब्लिक है, उसमें कोई फ्रैक्चर फ्रेगमेंट जो है वो डिस्प्लेस्ड हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ, उसकी अलाइनमेंट किस तरह की है, फ्रंटल पर आपने किसी भी एक चीज पर, लेटरल पर या फ्रंटल पर, आपने अपना कोई भी कमेंट नहीं देना। ठीक है। ये वाला सॉल्व कर लो, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डायग्नोसिस है। Okay, madam. I've been provided with skeletal survey of a skeletally of a young patient. First is the skull X-ray lateral view, in which I can appreciate that the skull bones are thickened with the loss of the medullary cavity, obliteration of the medullary cavity with thickened internal and outer table of the bones. There is obliteration of the paranasal sinuses, and mandibular angle seems to be normal. However, there is loss of some teeth. Rest of the skull seems to be normal. No bony defect or no lucency is seen. Next is an image of bilateral femora, where there is Erlenmeyer flask deformity and same cortical thickness and obliteration of the bilateral medullary cavities. Next is a lateral spine, in which I can appreciate that there are sandwich vertebra formation with sclerosis of the superior inferior end plates and lucency in the center. The third image is that of pelvis, whereby I can appreciate that there are thickened iliac blades with uh, thickened iliac blades हैं, and बाकी सारी वही सेम फाइंडिंग्स हैं जो बाकी उसमें थी, और पिछले वाले एक्सरेस डायग्नोसिस के बताएं, अंदर और जो है। डायग्नोसिस बताएं, डायग्नोसिस बताएं। These findings are suggestive of osteopetrosis. या हम यूं कह सकते हैं कि these findings are suggestive of a sclerotic bone dysplasia. Most likely I will keep osteopetrosis at the top, and वही genetic counseling of the patient parents होगी, और ये चीजें होंगी, और क्योर वगैरह इसका कोई नहीं है, और बस ये कुछ ही होगा। और डीडी के अंदर बहुत अगर मजबूरी है तो उसमें फिर हम पिकनोर सीसीडी रख सकते हैं, लेकिन इसमें उन दोनों के कोई फीचर्स हैं नहीं।
ठीक है। जो ऑस्टियोपेट्रोसिस है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कहाँ पर डिफेक्ट होता है? मैडम या ये तो मार्बल बोन डिजीज होता है, और इसके अंदर ना जो ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं, वो उनकी जो एक्टिविटी होती है ना, वो एबनॉर्मल होती है, वो अपना काम नहीं करते, और ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन डेपोजिशन करते जाते हैं। तो जब ऑस्टियोक्लास्ट काम नहीं करेंगे तो बोन रिफाइन नहीं होगी, मोटी मोटी मार्बल बोन और अनरिफाइंड बोन होगी, जिसकी वजह से ये वाली बोन भी ब्रिटल होगी। होगी मार्बल, लेकिन इसके अंदर भी हमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं इस तरह के केसेस में भी। और फिर वो सारी ऑब्लिटरेशन कर देंगे, इधर कानों में भी ऑब्लिटरेशन हो जाती है, डेफनेस कराना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चों के अंदर। और जो आपके सारे न्यूरल फोरामिना है उनकी नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, क्रेनियल नर्व पाल्सीज होने लग जाती हैं इनको। अच्छा मेरी बात सुने, जब स्लाइटली आपको फोरामिना। एग्जामिनर सिर्फ एक बात पूछे ना कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताओ कहाँ पर डिफेक्ट होता है, तो आप बता दें कि डिफेक्टिव ऑस्टियोक्लास्टिक डिफॉर्मिटी होती है बस। उसके बाद ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना, अगर वो पूछे तो आपने बतानी है, अदरवाइज अपना टाइम जाया नहीं करना। अब इससे ना आगे से आगे बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम आपने बताया है, ये तो चलो हो गया ना मार्बल बोन डिजीज, ये तो एक लेमैन वाला भी नाम हो सकता है। इसका जो दूसरा नाम है उसको शॉनबर्ग। एल्बर्ट्स कॉनबर्ग, ठीक है। हाँ और हाँ। इसके अलावा भी इसमें, अच्छा उन्होंने मुझसे कहा था कि ये तो तुमने डायग्नोज कर लिया, इसका जो क्लोज डिफरेंशियल होता है ना पिक्नो, मुझे उसके सारे फीचर्स बताओ। अच्छा मैडम बताओ। हाँ उसमें आप बताओ कि स्कल में क्या होता है उसमें। मैडम बेसिकली ना पिक्नो और सीसीडी को हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं कि उनके अंदर वर्मियन बोन्स होती है, और पिक्नो में ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द मैंडिबल होता है। जो आपकी हैंड्स होते हैं उनके अंदर अक्रॉस ड्यूलिसेस होती है, पेंसिल आपने वैसी होती है जैसे आप शार्पनर सिर्फ में रख स्कल के की शार्प बताओ। कर दें। उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ स्कल की बताओ कि क्या क्या और मैडम कॉम्प्लेक्स हो सकते एबनॉर्मल डेंटिशन होती है, सुपरन्यूमररी टीथ होते हैं, और उनके अंदर ऑस्टियोमाइलिटिस का और ये टीथ डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होती है। और बाकी बस वही वर्मियन बोन से बेसिकली, अगर मोर देन 10 वर्मियन बोन्स हो तो फिर हम उस डायग्नोसिस की तरफ चले जाते हैं, पिक्नो की तरफ। हैं। मैंडिबल का साइज किस तरह का होता है दोनों में? मैडम उसमें ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना मैंडिबल का, स्मॉल हाइपोप्लास्टिक मैंडिबल होती है लेकिन वो ऑब्ट्यूज होती है। ठीक है, सही है, यही पूछा था उन्होंने। और बाकी उन्होंने कहा था कि इसकी सैला में कोई डिफरेंस होता है या नहीं, वो सब मुझे लग रहा था कि शायद जे शेप सैला होता है, मैंने तुक्का मारा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ जे शेप सैला होता है उसमें, वो ये सुनना चाह रही थी, ठीक है। पिक्नो में मैडम। हाँ पिक्नो में, इसमें तो ठीक सैला हो ठीक गया। होता है ना, पिक्नो में वो होता है। और इसमें जो है वो बाकी एक बात तो उन्होंने पूछी थी कि अंडर ट्यूबुलेशन और ओवर ट्यूबुलेशन जो नॉर्मल, इसमें तो ये मेडुलरी जो कैविटी होती है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसमें नहीं होती। हम्म। ये इनके ठीक हो गया। डिफरेंस है, बस ये लास्ट ओके। केस है हमारा। इसको अटेम्प्ट कर लें। मैडम मैं ही कर लूँ? जी जी। अच्छा जी, आई बीन प्रोवाइडेड विद ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस नहीं, ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड of a female patient, which is showing a transverse view of uterus, whereby I can appreciate that there is thickened endometrial cavity having no internal fluid, and I can appreciate that there is a gestational sac within the uterus that is outside of the endometrial canal. I can appreciate a yolk sac within it. Most likely, this is a case of an ectopic pregnancy. और मुझे मिनिमल फ्री फ्लूइड विद इन द कल्डिसैक भी नजर आ रहा है। दिस इज द केस ऑफ ectopic pregnancy, with ectopic pregnancies being in the intercornual segment of the सेल, जो आपकी ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और सेकंड डिफरेंशियल में भी हम इसे, ये यहाँ तो स्कार होता नहीं, वरना स्कार के अंदर भी प्रेगनेंसी हो सकती है, या मायोमेट्रियल तो नहीं, बस मैं वही इसको वही टॉप डिफरेंशियल मेरा वही होगा कि ये ट्यूबल प्रेगनेंसी है, लेकिन वो जौन सा इसके अंदर वाला इंटरस्टिशियल सेगमेंट जिसे बोलते हैं उसके अंदर ये पड़ी हुई है। ठीक है इसकी। फर्दर जो है मैं इन्फॉर्म करूंगी इमरजेंसी में गायनी वालों को। आई विल इन्फॉर्म द गायनी टीम, एंड देन दे कैन प्रोसीड विद द एबॉर्टिव मेडिसिन, मेथोट्रेक्सेट वगैरह, या अगर उनको सर्जिकली या एंडोस्कोपिकली इसको रिमूव करना पड़ता है तो उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं और मोस्ट कॉमन एक टॉपिक किस जगह पर होती है? मैडम 4 पार्ट्स होते हैं। एक इंटरस्टिशियल होता है, इनफंडिबुलम होता है, फिम्ब्रियल एंड होता है,
और एक और है जो मुझे इस टाइम नहीं आ रहा, और एम्प्यूलरी पोर्शन जो होता है मेरे ख्याल से उसमें सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल यही उन्होंने मुझसे बातें पूछी थी, और एक दो थी शायद वो मेरे माइंड से निकल गई हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वुमेन इमेजिंग एंड एमएसके। बहुत बुरा मेरा हुआ था, टेबल हुआ था, लेकिन इट्स ओके। इसमें बहुत वेरियस किस्म की चीजें होती हैं, आपके पास मार्जिन होता है कि आप बोल सको। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे यहाँ भी पूछ सकता है, और वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग वाइवा जो ओरिएंटेशन होती है या कुछ भी।